गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन इन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ वायर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और उसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरीके से वेरी करती है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के वेरिएशन को देखते हुए हम किस प्रकार से उसका यूज करते हैं इन डिफाइनिंग द मेटल वेदर इट इज डक्टाइल और ब्रिटल। इन सब बातों को डिफाइन करने के लिए हम एक ग्राफ का यूज करेंगे दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और आज हम उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So we have stress strain relationship. Stress strain stress and strain relationship for a wire अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर को अब हम देखेंगे। इसके लिए हम एक ग्राफ लेंगे इन दिस मैनर। इस तरीके से हम एक ग्राफ लेंगे। इट इज ओरिजिन एक्सिस। हियर हमारे पास इधर की साइड जो होगा वो हमारा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन, एंड इधर हमारे पास चलेगा जो वो चलेगा स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस हमारे पास यहाँ लाइन बाय लाइन चलते हुए चलेंगे। नाउ हमारे पास एक वायर है और उस पर हम वेट पुट करते हुए चले जाएंगे। सपोज हमारे पास एक वायर है, जैसे ये हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, और यहाँ पर इस वायर के ऊपर हमने कुछ वेट लेके रखा हुआ है। दिस इज द वेट ऑन द वायर वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे वायर के ऊपर कुछ वेट है, और हम अभी थोड़ा सा रखेंगे इसे। यहाँ तक हमारे पास वेट है वायर का, और हम विद टाइम इस पर वेट को इंक्रीजमेंट करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम वेट को इस पर बढ़ाएंगे। तो वेट को बढ़ाने से इस वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, एक्सटेंशन होगा, और कहें तो स्ट्रेस आएगा। इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा। तो हम इसे किस प्रकार से देखते हैं, अब हम इसे ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां से ग्राफ को लिया और इसमें वेट बढ़ाया। हमने वेट बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, इस तरीके से हम वजन हमने जैसे जैसे वेट बढ़ाया उसमें स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ा, और हम इसे लेकर के चले गए एट अ पॉइंट ए। हम इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ए। हम इसे पॉइंट ए तक लेके चले गए, और पॉइंट ए से लेकर के ओ तक, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, इस एरिया के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस एरिया के अंदर अगर हम दोबारा से
इसे लूज करते हैं, इसे जो फोर्स हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी, स्ट्रेस लगाई थी, रिमूव करते हैं, तो ये जो हमारा वायर है दोबारा से लौट करके अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो अगर हम यहां से जो हमने फोर्स लगाई है उसे रिमूव कर दें, तो उसे डार्क बना देते हैं इसे। अगर हम यहां से रिमूव कर दें फोर्स को, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ये जो हमारा ग्राफ यहां से यहां तक आया है, ये वायर जो है इस लिमिट के अंदर विद इन दिस ए ओ से लेकर के ए तक अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इस और रिमूव कर देते हैं फोर्स को, तो ये हमारा वायर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या किया, एक बात और, ओ से ए तक जो एरिया है, इस एरिया में हुक्स लॉ फॉलो होगा। हुक्स लॉ इज गोइंग टू बी ऑलवेज विद इन दिस एरिया। जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया के अंदर हुक्स लॉ फॉलो होगा। और हम पॉइंट ए को यहां से अगर ऐसे दिखाएं, पॉइंट ए, और ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। पॉइंट ए को हम कह सकते हैं पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए जो है हमारा, वो हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है। इस पॉइंट तक, टिल पॉइंट ए हुक्स लॉ इज गोइंग टू बी ओबेड। हुक्स लॉ ओबे, हुक्स लॉ ओबे किया जाएगा। अब इसके बाद हमने इसे और आगे बढ़ाया, इस तरीके से हमने इसे यहां से आगे यूं बढ़ाया। ये हमारा वायर यहां से हट करके बी ए पॉइंट से होते हुए बी पॉइंट की तरफ पहुंचता है। बी पॉइंट पर ये पहुंचा, इट इज अ पॉइंट बी। जो हमारा पॉइंट बी है, ए से बी, यहां पर हमारा हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। ए से बी पॉइंट पर हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। और जो बी पॉइंट है हमारा इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट कहने से मतलब ये है कि ये मैक्सिमम पॉइंट होता है जिस पे से अगर हम फोर्स मूव कर दें तो ये हमारा ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। बी पॉइंट इज द मैक्सिमम limit of the body at which if we remove the deforming force, अगर हम ये सारा सब वजन उठा लें तो हमारी जो लेंथ वायर है ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। इसीलिए पॉइंट बी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ वायर। पॉइंट बी जो है इलास्टिक लिमिट होती है वायर की। और इलास्टिक लिमिट में से अगर हम बी पॉइंट से अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो ये बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। बॉडी इज एबल टू रिगेन इट्स शेप इफ वी रिमूव दैट फोर्स। फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद हमने फोर्स और बढ़ाई, हमने सामान जो था और इस पर लग दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वायर है, जो हमारे यहाँ पर ये वायर आया है, यहाँ पर ये हमारे पास वायर है, अब ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इट इज गोइंग टू स्टार्ट टू फ्लो, और ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और सी पॉइंट पर आ जाता है। और ये अब सी पॉइंट पे आने के बाद इसके अंदर परमानेंट सेट हो जाता है। मीन टू से ए पॉइंट बी पॉइंट तक अगर हम इस पे से फोर्स हटाते और इसे रखते तो ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता। लेकिन अब जब सी पॉइंट पर ये आ गया तो अब ये ऐसा नहीं कर पाएगा।
अगर हम सारी की सारी फोर्स पर रिमूव कर दें तो ऐसी कंडीशन में अब ये फोर्स रिमूव होने पर इस ओ डैश पर आएगा, ओ पर अब ये आने के कैपेबल नहीं रहा, इट इज नॉट केबल टू कम एट द पॉइंट ओ एंड डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन इट बिकम हियर। इस तरीके से हम इसे यहां लिखे जाए यूं तो यूं, ये सी डैश। सो हम यहां क्लियरली देख पा रहे हैं कि सी पॉइंट पे आने के बाद इसके अंदर ये डिफॉर्मेशन या परमानेंट सेट ओ डैश इस बॉडी के अंदर आ चुका है। इट इज एन परमानेंट सेट विद इन अ बॉडी। नोट डाउन। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ओ, जो हमारे पास सी पॉइंट है ये हमारे पास यील्ड पॉइंट है। सी पॉइंट इज गोइंग टू बी यील्ड पॉइंट फॉर अस। हाँ, पॉइंट सी is the yield point। पॉइंट सी जो हमारे पास है वो yield point है। एंड ओ सी डैश जो है, ओ सी डैश इज द yield strength। मेरे से इतनी स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस है ये हमारा यहां से यहां तक का, जो कि स्ट्रेस को बियर कर सकता है हमारा वायर। फोर्थ, जो हमारा यहां से ओ सी डैश इज द यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। इससे ज्यादा स्ट्रेस हमारा वायर बियर ऑफ करेगा तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्या देखा, बियॉन्ड सी, हमने सी के पार जब देखा तो जैसे ही यील्ड पॉइंट के पार बॉडी गई तो थोड़ा सा फोर्स लगाने से, थोड़ा सा ही फोर्स लगाने से जो वायर था वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। वायर स्टार्ट फ्लोइंग इवन ऑन अप्लाइंग। हाँ, थोड़ा सा फोर्स लगाने से ही हम थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहे हैं वायर के अंदर, और थोड़ा सा एक्सटेंशन करने से ही वायर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंशन आया। हम जैसे देखते हैं अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो अब वायर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा बियॉन्ड यील्ड पॉइंट। एंड फिर वो डी पॉइंट से होते हुए, डी पॉइंट से होते हुए वो अपना आगे बढ़ेगा एंड आगे बढ़ते हुए अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचेगा। और अगर इस पॉइंट के बाद वो वायर टूट जाएगा, इट वायर गेट ब्रेक डाउन। आफ्टर दिस जो हमारा वायर है यहां से मैक्सिमम यील्ड पॉइंट या मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो वायर की है वहां तक पहुंच जाएगा, दैट इज आवर ई पॉइंट। और इसके बाद जो वायर है वो फॉल डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी वायर के अंदर ये सारे के सारे स्टेप देखने को मिलते हैं। हाँ, जो हमारे पास ई पॉइंट है वो हमारे बॉडी का अल्टीमेट पॉइंट है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कह सकते हैं उसे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो ई है हमारी, इट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द वायर। इट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वायर। ये हमारे वायर की अल्टीमेट स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेंथ है। और वहीं यहां से अगर हम देखें यूं और हम इस पॉइंट को लें ई, तो ओ ई जो है हमारे पास, ओ ई जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस है। ये ई पॉइंट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को डिनोट करता है और ओ ई जो है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस है। सिक्स, ओ ई इज द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मेटेरियल। किसी मेटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस जो है
वो हमारा OE है। अगर इससे ज्यादा अगर हम वजन इस बॉडी पर रख देते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। द बॉडी गेट या मेटेरियल वेट जो है हमारा ब्रेक डाउन हो जाएगा और इस पर और ज्यादा वजन हम नहीं ले पाएंगे। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है ये हमारे लिए बहुत जगह पे इम्पोर्टेंट होता है। लाइक जब हमारी क्रेन्स बनती हैं तो क्रेन्स के अंदर जो हमारे पास उनके अंदर वायर होता है, मेटल का वायर होता है, उसको हम देखते हैं कि वो कितना वजन उठा सकता है, उससे उसके अल्टीमेट स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो या उसकी जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है उससे ऊपर हम ना ले जाएं। इसी प्रकार से जहाँ पुल बनते हैं तो उनकी इलास्टिक लिमिट देखी जाती है। एंड रबर हुए या जो इलास्टिसिटी वाले सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कितना स्ट्रेस कर सकते हैं, उन सब के लिए हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ रहता है। आमतौर पे जो डक्टाइल मेटल होते हैं या फिर लॉन्ग लास्टिंग मेटल होते हैं और दूसरे जो ब्रिटल मेटल होते हैं उनके भी ग्राफ को हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिक कर्व। तो हमारे पास सब्सटेंस जो होते हैं फर्स्ट हम लेंगे ऐसे सब्सटेंस डक्टाइल और ब्रिटल। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल तो डक्टाइल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके लिए हम जो ग्राफ देखते हैं ये काफी बड़ा होता है, ये काफी एक्सटेंसिबल होते हैं। दे आर जो डक्टिलिटी जैसा हम जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वायर टू कन्वर्ट टू थिन वायर, किसी भी सब्सटेंस को थिन वायर में हम कितना कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाना चाहें, इफ वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर देम, तो हम यहाँ पे क्या नोटिफाई करते हैं, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बनता है कुछ, और हम स्ट्रेस इसमें करते हैं स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ग्राफ कहें तो हमारे पास ये जो ग्राफ होता है काफी दूर तक जाता है। यहां से अगर ये हमारे बॉडी का यहां पर ए जो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, यहां पर आकर के हमारा ए बी पॉइंट है, हम ये सी मान लेते हैं, सी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा ई पॉइंट और ये एफ इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये सारे स्टेप हमारे रहते हैं। तो हम यहां देख पाते हैं कि डक्टाइल मैटर की जो लिमिट होती है बियॉन्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी होती है, काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें ऐसे मेटल की जो कि ब्रिटल होती हैं, ब्रिटल मेटल की केस में ये प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को बहुत कम लेवल पर वो फॉलो करते हैं, उनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है। लाइक दीज सब्सटेंसेस, इनका ब्रेकिंग पॉइंट यहीं आ गया, इनका ब्रेकिंग पॉइंट ई और ई ब्रेकिंग पॉइंट इनका यहीं आ गया। तो ऐसे सब्सटेंस में जो डक्टाइल मेटल के अंदर जो सब्सटेंसेस आते हैं वो हमारे पास ऑल मेटल या मोस्ट ऑफ द मेटल, एक दो वन नॉट टू ऐसा को छोड़ करके ज्यादातर मेटल हमारी डक्टाइल होती हैं, उनका ग्राफ हमें लॉन्ग मिलता है। वहीं वुड हुआ, रबर हुआ, दैट आर ब्रिटल materials like rubber, plastic, wood, etc. इन सब के लिए ग्राफ हमें ऐसा ऑब्टेन होता है। इन सब के अलावा भी एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो कि हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते,
और वो अलग तरीके के ग्राफ दिखाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। उनका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का देखने को मिलता है। डी आर फॉर इलास्टोमर्स। ऐसा सब्सटेंस को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। नोट इट डाउन। नाउ अब हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर। जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कितनी पैदा होती है। जब हमने इस वायर को स्ट्रेच किया तो ऐसी कंडीशन में उसमें एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई। सो एनर्जी प्रोड्यूस विद इन द स्ट्रेच वायर, स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड वायर में कितनी एनर्जी पैदा हुई। तो हम सपोज करते हैं पहले हमारे पास जीरो फोर्स थी, अब उसके पास एफ फोर्स आ गई। तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, बस हाँ दिखा रहे हैं। तो एवरेज फोर्स कितनी हुई हमारे इसके पास। एफ एवरेज की बात करें तो 0 प्लस एफ अपॉन 2, तो 1 अपॉन, तो हमारे पास आती है 1 अपॉन 2 एफ के बराबर वैल्यू हमें निकल के मिलती है। 1 अपॉन 2 एफ अपॉन 2 के बराबर वैल्यू हमें मिलती है। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन हमने कितना किया। वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन जो हमने किया वो हमारे पास एफ अपॉन 2 इंटू डेल एल के बराबर हमारे पास वर्क डन निकल करके आता है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ इतना सब कुछ होने के बाद अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू इन दिस, हम वर्क डन और एनर्जी बराबर होते हैं इसलिए हम इसे U से नोट करेंगे और F डेल L अपॉन 2 कर देंगे। नेक्स्ट थिंग इज दिस, इसे हम वॉल्यूम नीचे और वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे और फिर हम देखेंगे क्या वैल्यू हमारे पास बनती है। तो एनर्जी U की वैल्यू हमारे पास बनती है यहां पर तो हमारे पास बनती है F तो क्या बनी हमारे पास एनर्जी, इसे हम नोटिफाई अभी करते हैं। सो हम एरिया ए को यहां ले लेते हैं एंड यहां 2a हो जाएगा एंड हियर इनटू डेल एल अपॉन एल कर देंगे और a इंटू एल हमारे पास वॉल्यूम के बराबर होता है कि हमारे वायर का वॉल्यूम कितना निकल करके आया है। नाउ जो हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया होता है वो बराबर होता है 1/2 स्ट्रेस के, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस और इनटू ये हमारे पास होता है स्ट्रेन के बराबर, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है। नाउ जैसा हम जानते हैं अभी हमने निकाला था कि जो हाँ अगर हम इसे बोलो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें, इफ यू वांट टू फाइंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इस वॉल्यूम को हम इधर ले आएंगे तो U इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम कह सकते हैं ए एल था तो ए एल को हम लिखेंगे ए एल लिखेंगे एंड 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक कैपिटल यू था हमारे पास, जो यू था वो कैपिटल था तो स्मॉल यू इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस जो होता है उसका फॉर्मूला स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस इसके बराबर होता है। अगर हम स्ट्रेस को निकालना चाहें तो बराबर होती है स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस जो होता है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन होता है तो हम स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन टू यंग मॉडुलस लिख सकते हैं। तो U इक्वल्स टू
1/2 young modulus into strain यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन के बराबर हमें वैल्यू मिलती है, और U इक्वल टू 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है एनर्जी का, जो कि हमारे वायर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी पिक आउट कर सकते हैं। हमारे इस वायर के अंदर जब हम इसे स्ट्रेस करते हैं तो कितनी एनर्जी पैदा होती है, हमने ये जाना। नोट इट डाउन। तो आज हमने जाना स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर। हमने ओ से ए तक जो लिमिट देखी, इसमें हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, हुक्स लॉ फॉलो होगा। इसके बाद ए से बी में जब आएंगे तो इलास्टिक लिमिट है, इससे ऑरिजिन से बिगिन कर सकती है। लेकिन इसके बाद अगर हम जाएंगे तो वो ऑरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, उसके अंदर परमानेंट सेट आ जाएगा ओ ओ डैश। जो हमारे पास यहाँ पर ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश इक्वल टू परमानेंट सेट, ये परमानेंट सेट हो जाएगा हमारे इस वायर के अंदर। इसके बाद अगर हम सी तक जाते हैं, सी हमारा यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट के पार अगर जाता है वो वायर, तो वो कंटिन्यूसली फ्लो करना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल फोर्स। उसके बाद हम अल्टीमेट स्ट्रेस पे जाते हैं, और उसके पास हम एफ एज अ ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इसके बेसिस पर हम सब्सटेंस को कैटेगराइज करते हैं, जिनका ग्राफ जो है बड़ा होता है उनका तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ऐसे मेटल को डक्टाइल मेटल कहते हैं। वहीं जिनका छोटा ग्राफ होता है, जैसे ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो ब्रिटल मेटल होते हैं, रबर प्लास्टिक वगैरह, और इलेक्ट्रोमर्स बुक होते हैं जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते। साथ ही साथ हमने जाना कि कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है पर यूनिट वॉल्यूम विद इन अ वायर व्हेन वी अप्लाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन इट। सो नोट इट डाउन।